नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट घोषित करने की प्रक्रिया क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग जो कर्ज में दबे हुए होते हैं और पैसे नहीं चुका पाते हैं, वो इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट होने के बारे में सोचते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह। आइए इस पर डिटेल में बात करते हैं। क्या आप पर लाखों का कर्ज है और लेनदारों के फोन कॉल से दिन रात आप परेशान हैं? अगर आपको लग रहा है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और आप भयंकर मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, तो यह वीडियो केवल और केवल आपके लिए है। यह एक ना केवल उम्मीद जगा सकता है, बल्कि आपको उस कानूनी प्रक्रिया के बारे में स्टेप बाय स्टेप बता सकता है, जिससे आप दिवालिया घोषित होकर इस दबाव से बाहर निकल सकते हैं। कई लोग ऐसा होते हैं जो जानना चाहते हैं कि अब मैं चुका नहीं पा रहा हूं, नहीं चुकाने वाला हूं, तो बैंकरप्ट अगर मैं हो जाता हूं, इंसॉल्वेंट हो जाता हूं, तो इससे क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा, नहीं समझ में आता है, कोई जानकारी नहीं होती है। इस वीडियो से आपको जानकारी मिल जाएगी और आप इसको आगे यूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आप ऐसी जगह पे हैं, आप जहां पे कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। कई लोग इसको समझते हैं कि लाइफ खत्म हो गई। इसको अंत समझने की गलती ना करें, बल्कि यह कर्ज के जाल से बाहर निकलने का एक फाइनेंशियल स्टेप है, एक कानूनी रास्ता है। और यह प्रक्रिया सुनने में थोड़ी डरावनी लग सकती है, लेकिन हम इसे आपके लिए बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे और यह बताएंगे कि यह कैसे गेम चेंजर साबित होगा आपके लिए। देखिए, भारत में एक कानून बना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 बोलते हैं इसको, शॉर्ट में आईबीसी बोलते हैं। और इसमें आपको सबसे पहले यह जानना है इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट के बीच में फर्क क्या है। और ये दो शब्द आपके कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। इंसॉल्वेंट होना एक ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन है, इसे आप ऐसे समझिए, जब आपके ऊपर इतना कर्ज हो कि आप पूरी संपत्ति और कमाई भी बेचकर उसे नहीं चुका पाएंगे, तो आप इंसॉल्वेंट होते हैं। यह केवल एक परिस्थिति, एक सिचुएशन है, इस पर कोई कानूनी ठप्पा नहीं लगा हुआ है। और बैंकरप्ट होना एक कानूनी घोषणा है, जब आप कोर्ट में जाकर अपनी खराब फाइनेंशियल कंडीशन का ब्यौरा देते हैं। कोर्ट कानूनी तौर पर यह मान लेता है कि आप सच में आप अपना कर्ज नहीं चुका सकते, इसलिए वो आपको बैंकरप्ट या दिवालिया घोषित कर देता है। यह घोषणा आपको लेनदारों से कानूनी सुरक्षा कवच प्रोवाइड करता है। अब सवाल है कि कौन और कहां आवेदन कर सकता है। देखिए, भारत में दिवालियापन की प्रक्रिया यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के तहत चलती है। सवाल सबसे बड़ा है, अर्जी कहां देनी है, पिटीशन कहां देना है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि दिवालिया हो कौन रहा है। पहला कंडीशन, अगर कोई व्यक्ति है या कोई पार्टनरशिप फर्म है, यानी कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति या फिर प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म। तो अगर आप अकेले व्यक्ति हैं या आपकी कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है या पार्टनरशिप फर्म है, तो आपको डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल में आवेदन करना होगा, यानी डीआरटी में आवेदन करना होगा। आप एडवोकेट के थ्रू यह प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन एक खुद से करना सही समझदारी भरा कदम नहीं होता है। अब आपके जो लेनदार हैं, वो भी आपके खिलाफ अर्जी दे सकते हैं कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, इसको बैंकरप्ट घोषित करो। और दूसरा कंडीशन आता है कि कंपनी बैंकरप्ट हो गई, यानी कोई एलएलपी या कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, वो बैंकरप्ट हो गई है, तो यह जो मामला जाएगा वो एनसीएलटी में जाएगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में जाता है, और वहां पर जाकर के इसमें अर्जी दाखिल की जाती है और वहां से बैंकरप्सी घोषित कर जाती है। अब कैसे फाइल करेंगे, इसको समझते हैं। देखिए, इस प्रक्रिया को आसान स्टेप्स में समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि कंपनियों और आम व्यक्तियों की प्रक्रिया में थोड़ा सा फर्क होता है। सबसे पहले मैं कंपनी और एलएलपी के लिए, यानी कि कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या किसी भी तरह की कंपनी हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। यह जो प्रक्रिया होती है एनसीएलटी में, वो काफी व्यवस्थित होती है और इसे कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस यानी CIRP कहते हैं। स्टेप 1 में पिटीशन दाखिल करना होता है, यानी जो कर्जदार है, यानी कंपनी या लेनदार, एनसीएलटी में एक याचिका दायर करता है, जिसमें सारी संपत्ति, कर्ज और लेनदारों की जानकारी दी जाती है। स्टेप 2 में प्रक्रिया की शुरुआत और मोरेटोरियम याचिका स्वीकार होते ही
कोर्ट एक अंतरिम समाधान पेशेवर यानी IRP नियुक्त करता है। सबसे जरूरी यहीं से मोरेटोरियम पीरियड यानी ठहराव यानी वेटिंग पीरियड की शुरुआत होती है। इसका मतलब है कि अब कोई भी लेनदार आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता, ना संपत्ति जब्त कर सकता है और ना ही कर्ज वसूली के लिए आपके ऊपर दबाव बना सकता है। यह आपको दिमागी शांति और राहत की सांस देता है। और स्टेप 3 में जो दावे हैं उसका वेरिफिकेशन किया जाता है। जो क्रेडिटर्स कमेटी है वो बनाई जाती है। जो IRP बनाया गया था, IRP सभी लेनदारों से उनके जो क्लेम्स है उसके सबूत मांगता है और उसको जमा कराने के लिए कहता है और उनकी जांच भी करता है। इसके बाद सभी लेनदार जो है वो क्रेडिटर्स कमेटी, सभी लेनदारों को मिलाकर के एक क्रेडिटर्स कमेटी बनाई जाती है और यही कमेटी कंपनी के भविष्य से जुड़े सभी बड़े फैसले लेती है। अब इसके बाद आता है रिजोल्यूशन स्टेप्स, यानी IRP और COC मिलकर समाधान योजना तैयार करते हैं, यानी सॉल्यूशन प्लान तैयार करते हैं। और यह एक तरीके से रीपेमेंट प्लान होता है जिसमें तय होता है कि कर्ज कैसे और कितना चुकाया जाएगा। इसमें कर्ज की रकम कम करना, चुकाने की अवधि को बढ़ाना, कुछ संपत्ति को बेचना शामिल हो सकता है। इस प्लान को पास करने के लिए COC में 66% वोटों की जरूरत होती है, यानी 66% लोग जिस तरफ होंगे उनकी बात मान ली जाएगी। और जो 5वां स्टेप होता है कि अब जो आपने ये प्लान बनाया उसका अप्रूवल और उसके बाद से लिक्विडेशन, यानी कि जो संपत्ति है उसको बेचा जाए और बेच करके पैसे चुकाया जाए। सॉल्यूशन को COC और फिर NCLT से मंजूरी मिल जाती है। मंजूरी मिलने के बाद से यह एक कानूनी प्रक्रिया हो जाता है। अगर कोई योजना नहीं बन पाती, नहीं मंजूर होती, तो आखिरी रास्ता लिक्विडेशन का होता है। इसका मतलब कंपनी की संपत्ति को बेचकर जो भी पैसा मिलता है उसे कानून के मुताबिक लेनदारों में बांट दिया जाता है। दूसरा है, अगर यही चीज व्यक्तियों या पार्टनरशिप फॉर्म में है तो DRT में थोड़ी कहानी अलग हो जाती है। भले ही IBC 2016 में कानून तो बन गया था, लेकिन आम व्यक्तियों के लिए इसके सभी नियम, जिन्हें IBC का पार्ट 3 भी कहा जाता है, अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं है। इसलिए इस प्रक्रिया में अभी काफी हद तक पुराने कानूनों को ही यूज किया जाता है, यानी प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 से ज्यादा प्रभावित है। यह प्रक्रिया कंपनियों की तुलना में ज्यादा सीधी होती है और अक्सर सीधे संपत्ति के निपटारे की ओर ले जाती है, जिसमें कंपनियों की तरह एक विस्तृत समाधान योजना वाला चरण नहीं होता है। सीधे सीधे इसमें लिक्विडेशन वाला फॉर्मूला अपनाया जाता है कि संपत्ति बेचो और जो भी कर्जदार, जिनसे भी जो क्रेडिटर्स हैं उनको पैसे दो, चुकाओ और बात को खत्म करो। अब लास्ट में मैं बताने जा रहा हूं कि इसके क्या फायदे और नुकसान होता है। सबसे पहला फायदा कि मानसिक शांति आपको मिल गई और एक कानूनी सुरक्षा आपको मिल गई कि भाई चलो अब कोई टेंशन नहीं है और ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बैंकक्रप्ट हो गया, लेकिन एक मानसिक शांति आपको मिल गई। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पर इतना बुरा असर पड़ता है कि भविष्य में लोन मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और अगर मामला लिक्विडेशन तक पहुंचता है तो आपको अपनी संपत्ति से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो ये था कि कैसे बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस को किया जाता है। उम्मीद है कि आपको इससे लाभ मिला होगा। अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो आप जरूर कॉल कीजिए, पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।